ठीक है, नेक्स्ट बताइए। तो इसमें मिस्टेक है। आफ्टर 29। अच्छा 29। ओके, तो कैसे आगे पीछे हो रहे थे? एमसीक्यू से एमएसक्यू 29 ये वाला। तो यस सर। सो यहाँ से क्या होगा कि लेट क्यू क्या है, ओमेगा बी ए सैंपल कंटेनिंग ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। अच्छा, तो ई बी द इवेंट दैट ऑलवेज कंटेन टू। तो बनाओ ऐसे कितने सबसेट होंगे इसके। सो 2⁻10। इसमें क्या है कि एक सेट ए है, वो आपके पास है 1 से लेके 10 तक, और टोटल सबसेट जो होंगे 2 की पावर 10 हो गया। अब बोल रहा है कि ऐसा इवेंट ई आपका ऐसा है जिसमें 2 हमेशा होना ही चाहिए, तो 2 रहेगा। और आगे अगला सबसेट क्या हो सकता है, 1 2। तो कहने का 2 तो होना ही है, तो तुम्हें किसका सबसेट लिखना है? 2 तो उसमें रहना ही है, तो तुम्हें किसका सबसेट लिखना पड़ेगा? मतलब तुम्हारे पास ऑप्शंस किसके लिए है? 1 से 1 3 4 और 10 के लिए है। 2 के लिए कोई चॉइस नहीं है, 2 उसमें होना ही है। तो ये एलिमेंट्स है, इसको तुम इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना है इसका? 2⁻9। 2:9 है ना। अब ये जो भी सबसेट आ रहा है इसमें 2 ऐड करते जाओ। जैसे 5 हो गया तो इसमें हम 2 डाल देंगे। 1 हो गया सेट, इसमें 2 रख दो। सेट कंटेनिंग 3 हो गया, इसमें 2 रख दो। पूरा 2 होना ही चाहिए। तो इस 2 को हम सब में इंक्लूड कर देंगे। जितने सबसेट इसके हो सकते हैं उन सारे सबसेट्स में हम 2 को इंक्लूड कर देंगे। तो 2 हो गया सब में। इसके जितने सबसेट होंगे उसमें सब में 2 इंक्लूड कर दो। तो उतने हमारे पास इवेंट्स हैं जो ये पूछ रहा है। तो दैट ऑलवेज कंटेन 2 इज ई, ऐसे इवेंट जहां हमेशा 2 है। तो 2 तो उसमें रहेगा ही। तुम्हारे पास ऑप्शंस 1 से 10 के लिए था, तो 1 to 10 के लिए कितने चॉइस है? तो इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे? तो 9 2 की पावर 9 है ना, या फॉर्मूला सबसेट लगा लिया। ऐसी ऑप्शन एक ऑप्शन के पास 2 ऑप्शन है। देयर आर 9 एलिमेंट्स, 2 raised to power 9 ऑप्शंस हैं। एंड देन 2 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 10। ठीक है, समझ आ गया होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईज हो जाएगा 2 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 2 आ गया। नेक्स्ट बताइए। एमएसक्यू का 7। ये कह रहा कि T1 7। ये है ना। यस सर। सो x1 स्क्वायर से लेके x4 स्क्वायर तक, और y1 स्क्वायर से y5 स्क्वायर तक। और ये न्यूमरेटर जो है नॉर्मल 0 1 है। अच्छा y रह गया क्या, वो लिखना x1 से x4 एंड y1 से y5, ये सारे होंगे यहाँ पे, एक्चुअली मिस हो गया है। तो ये साइज 4 के हैं और साइज 5 के हैं, दोनों लिखना था कि x i एंड y आर रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4 एंड साइज 5। तो बोथ सैंपल आर इंडिपेंडेंट है। तो बोल रहा है कि क्या होगा। तो पहले T1 का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो। क्या है, न्यूमरेटर का स्क्वायर 4 अपॉन का न्यूमरेटर का स्क्वायर 4 हो गया ना, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर 5 है। तो इसमें थोड़ा मिसिंग ये है कि वाई आई का इन्फॉर्मेशन मिस हो गया है। तो का स्क्वायर 4 अपॉन का स्क्वायर 5, देन आपको पता है कि 4 5 डिवाइड करो, तो क्या दिक्कत है। 7th सो का स्क्वायर 4 और का स्क्वायर 5, और दो बोथ आर इंडिपेंडेंट। सो इसको 4 मल्टीप्लाई करना है तो 4 मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई 5 से कर दो। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया अब, 5। सो 4/5 टाइम कितना भाई, ये F4/5 हो गया T1। अब यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 लिख लो आप। तो 4/5 इंटू, अब इसका मीन बताओ कितना आता है। 5 माइनस 5/5 माइनस 2। 5 माइनस
5/5. 5/3 कह रहे हो आप? Yes, sir. ओके, तो ये फॉर्मूला देख लो इसका, एफ एम एन का क्या है, उसको यूज करो। सो यहाँ से 4/3 आ गया ये। सिमिलरली आपको पता है कि जो रेसिप्रोकल होता है, अगर 1/T1 लिखता हूँ तो बस ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा नंबर्स, तो ये 5/4 हो जाएगा, और 1/F45 क्या हो जाएगा? F5. F54। हाँ, अब यहाँ से फिर फॉर्मूला लगा लीजिए आप। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/T1, फिर से आप बताइए कितना आएगा? ये 5/4 तो है, और ये कितना आएगा? 4/2. 4/2, n/n-2 ना। ओके, तो यहाँ से आ गया 4 कैंसिल, 5/2, तो एक 4/3, एक 5/2, एंड यहाँ माइनस लगा रखा है इसलिए ए आउट हो गया, और एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 4/3 करेक्ट है, बी। वेरिएंस डज नॉट एग्जिस्ट एंड डी वेरिएंस डज नॉट एग्जिस्ट। तो वेरिएंस चेक कर लो T1 का। तो वेरिएंस आप चेक करोगे तो वेरिएंस के लिए क्या कंडीशन होता है? इसका जब आप वेरिएंस निकालेंगे तो क्या होगा, चेक कीजिए। T1 का वेरिएंस जब फाइंड करेंगे तो उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है? एन के बारे में कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा ना, सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। चेक करो भाई, फॉर्मूला चेक करो। सो ये बोल रहा है सी डी ऑप्शन के, वेरिएंस ऑफ T1, वेरिएंस ऑफ 1/T1। तो किसका वेरिएंस एग्जिस्ट करेगा, किसका नहीं एग्जिस्ट करेगा? कंडीशन बताओ क्या है? अपॉन में उसमें कुछ n-4 टाइप था। हाँ, तो मुझे लगता है ये n जो है, n मोर देन 4 होता है, ऐसा कुछ। ये सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर देन 4 होना चाहिए। Second. तो यहाँ पे T1 जो है 4 है, तो इसलिए एग्जिस्ट करेगा ये। सो इसका वेरिएंस एग्जिस्ट करेगा, इसका वेरिएंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो वेरिएंस एग्जिस्ट करने के लिए दिस शुड बी मोर देन 4, है ना। तो यहाँ मोर देन 4 है, यहाँ मोर देन 4 नहीं है, तो इसका वेरिएंस डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा वेरिएंस किस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एग्जिस्ट करता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक, so you check the formula, variance of T1 exists but variance of 1/T1 does not exist. ठीक है, तो नेक्स्ट, इससे पहला सपोज x has density this, तो कह रहा है बेस्ड ऑन सिंगल ऑब्जर्वेशन द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन इज x मोर देन इक्वल टू a, जहां a मोर देन 0 है, x लेस देन इक्वल टू a, जहां a मोर देन 0 है। मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा, अल्फा दे रखा है तो ये होगा। तो ठीक है, मुश्किल नहीं मुझे लग रहा है। आप जस्ट क्या करेंगे, ओ बट यहाँ पे वो नहीं पता ना हमको, हमने H0 H1 नहीं दिया, इसने भूल गया लिखना, लिख दिया होगा। सो H0 क्या है, H1 क्या है, वही मिसिंग है ना, क्योंकि अब किसको आप टेस्ट करेंगे? चेक करो, ये गलती है ना H0। Yes, sir. सो हाँ, तो ये तो इसमें मिस्टेक है, H0 H1 गायब है। और ठीक है, पिछले क्वेश्चन में Y1 Y2 Y4 गायब था। नेक्स्ट बताइए। Sir, NET 7. NAT7 कहाँ पे आ गए, 14 पे आ गए।
चलिए, तो ये कह रहा है कि लेट एक्स वाई बी इंडिपेंडेंट पॉइसन रैंडम वेरिएबल, द वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इज 9। अच्छा, तो पॉइजन विद सेम डिग्री सेम पैरामीटर होना चाहिए, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई 9 है। देन पूछ रहा है कि अच्छा ओके, अगर डिफरेंट भी है तो क्या है, देखते हैं। सो एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट पॉइजन रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है कि पैरामीटर सेम डिफरेंट। वेरिएंस एक्स प्लस वाई का 9 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन 3 x is equal to 3 given x plus y is 6 is 5/54. So find the mean of x such that mean is always less than 3. अच्छा, तो पहले तो हम ट्राई करेंगे इसमें उसका पॉइसन का पैरामीटर क्या है, पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें। सो चलो ट्राई करते हैं। तो 7th में क्या है, मान लो x जो है पॉइसन लैम्डा 1 है, और y जो है आपका पॉइसन लैम्डा 2 है, ठीक है। सो और इंडिपेंडेंट दे रखा है। सो यहाँ से एक हमें दिया हुआ है इन्होंने कि वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई 9 है। वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई क्या है, 9 है। सो वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, तो यहाँ से आ गया वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो अलग। और ये पॉइसन में वेरिएंस कितना होता है, क्या होगा, सेम लैम्बडा 1। यस। तो ये आपको दे रखा है 9, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। एंड दूसरी जो कंडीशन है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू 3 गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ऐसा कुछ है। तो ये बताइए कि पॉइसन में एक फॉर्मूला भी था, है ना, ये दे रखा है 5/54, 5/54, दिस इज 5/54। मुझे बताओ, ये होता है ना फॉर्मूला कि x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू t, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है जी? सो बाइनोमियल t कॉमा लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2। हाँ, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, ठीक है। तो ये थ्योरम है जो हमें लिखाए होंगे, नहीं जिनको याद हो लिख लो। सो x अगर पॉइसन रैंडम वेरिएबल है तो x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू बाइनोमियल विथ t मतलब x प्लस वाई की जो भी वैल्यू होगी, एंड कॉमा में लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, p की वैल्यू लैम्डा 1 अपॉन दिस। तो यहाँ से जो हमारे पास है ये जो है, लेट्स से मैं इसका नाम x अपॉन x गिव प्लस y इज इक्वल टू 3, इसका नाम 6 ना, इसका नाम मैं w रख देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ w इज, एक्सपेक्टेशन सॉरी प्रोबेबिलिटी होगा, मैंने गलत लिखा ना, प्रोबेबिलिटी है। सो तुम लोग नहीं बताते, मतलब गलती मेरी है ऐसे तो, प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखना चाहिए। सो यहाँ है प्रोबेबिलिटी w इज इक्वल टू 3, ये है 5/4, ठीक है ना। ये गिवन है, यहाँ भी गिवन है, मेन ये ना, तो x गिवन दिस और यहाँ 3 पे बताना है, w इज इक्वल टू 3 इज दिस। अब आप p आपको पता है यहाँ से कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 6 कॉमा, ये सर 5/4 कहाँ से है? नहीं 5/54, ठीक है ना, वो सेम ही लिख रहा हूँ मैं, अलग चेंज नहीं किया, टाइपिंग मिस्टेक कर देता हूँ, 5/54, ठीक है। तो सेम ही है। तो यहाँ से क्या करते हैं, अब एन आपका 6 है और p की वैल्यू जो है लैम्डा 1 अपॉन, तो अभी तत्काल ऐसे रख लेते हैं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो यहाँ से देख लीजिए अब बाइनोमियल 6c3 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, इसकी पावर हो गई 3, एंड लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, इसकी पावर हो गई 3, 6 है ना, तो 5/54, फाइन। तो अब क्या करते हैं, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 9 पता है, पुट कर देते हैं, 6c3 आएगा, सो 6 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है ना, इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ आ जाएगा, चेक करो 3 फैक्टोरियल, तो ये 3 कट जाए 6 से 20 हो गया, 20, और ये आ गया लैम्डा 1 की पावर 3 लैम्डा 2 की पावर 3, और यहाँ है टोटल 9 की पावर 6, चेक करो ये है ना 9 है। अब
इक्वल टू 5/54। तो एक और काम कर सकते हो तुम इसको। तो यहाँ से आ गया 20, है ना, और तो इसको सबको राइट में शिफ्ट कर दो। तो यहाँ से आ गया लैम्डा इंटू लैम्डा 2, इसकी पावर 3 जो है 5/54 इंटू 9 की पावर 6, यहाँ है 20। कैलकुलेशन चेक करना भाई, 5×4 = 20, ठीक है। एंड सो 9 की पावर 6 है, और इसको तुम क्या लिख सकते हो, 9 इंटू कितना है, 27, 2 है ना। सो 9 3 को ब्रेक कर देता हूँ। सो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होगा, 3 3 6 लिख दिया जस्ट कैंसिल करने के लिए। सो ये है तुम्हारा 9×6 और इंटू है 4। तो एक 9 कैंसिल हुआ। अब इसको पावर में कन्वर्ट कर लो अगर कर सकते हो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किसी का क्यूब बन रहा है, ये बनना चाहिए, ऐसे बनाया तीनों ने। तो कि 2 नंबर जिसका सम ऐसा है, मैं बोल रहा हूँ उसका चेक करो। तो यहाँ से आएगा λ1 इंटू λ2 का क्यूब। तो एक तो हम यहाँ से कर लेंगे कि 3, चलो 3 में कन्वर्ट कर लो, कोई बात नहीं। ये भी कितना है, भी कैंसिल हो जाएगा, 9 क्या कैंसिल होगा, अपॉन 3×2। हाँ हाँ, मतलब उसको और हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए, चलो 3 2 और 3 3 ठीक है। सो यहाँ से ये हो गया। अब इसको मैं 9 को 3 का स्क्वायर ही कर देते हैं, 2 + 2 + 2 + 2 कितने, 8 1 9। तो ये हो गया 3 की पावर 9 ऊपर है, ठीक है ना, चेक कर लो। और नीचे है 2 की पावर 3। तो कहने का मतलब ये है कि 3 मुझे क्यूब करना है समहाउ, ठीक है ना। तो आपको समझ आ रहा होगा, ऐसे हटा देता हूँ, डायरेक्टली देख लो। ये राइट लेफ्ट साइड वाला क्यूब को राइट में शिफ्ट कर दो। सो जो 1/3 पावर होगा, 3 की पावर 3 बचेगा और अपॉन 2 बचेगा, ठीक है ना। ये 3 आया, 1/3 हो गया इधर राइट में। तो 3 पावर कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया। सो कितना हो गया, 3 3 27, 27/2। अब देख लो, लैम्डा इंटू λ2 है 27/2, λ1 प्लस λ2 है 9। तो आपको दो नंबर्स ऐसे ढूंढने इसका सम 9 हो और प्रोडक्ट करे तो 27/2 हो जाए। तो बताओ, ऐसे दो नंबर, जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे भी आप ढूंढ सकते हो। हम्म, क्वाड्रेटिक करना, क्वाड्रेटिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसको, है ना। सो सिंप्लीफाई कर लो, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, λ1 λ2 नहीं निकल जाएगा यहाँ से। आपसे पूछा क्या है, ऐसे आपसे पूछा है कि फाइंड द मीन ऑफ x। ओके, सो λ1 की 2 वैल्यू आएगी, λ2 की 2 वैल्यू आएगी। तो वैसा वाला मीन सेलेक्ट करो कि जो 3 से कम वाला हो। तो सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक की तो है, इसमें वैल्यू आ जाएगी 3 से कम वाले। चेक करो भाई। सो एक तो 2 होगी, जब λ1 2 है तो उस केस में क्या होना चाहिए, 27/4। अब चेक करो इनका सम, अगर आंसर के हिसाब से देखे तो, अगर ये सही आंसर है तो ऐसा हो रहा है क्या, सेटिस्फाई कर रहा है ये। 2 नहीं आएगा सर, आंसर 2 के काफी क्लोज है। हाँ, ये 2 के साथ, 1 पॉइंट कुछ आएगा सर इसका आंसर, अच्छा 2 वैसा है। नहीं। ओ इसीलिए, अच्छा इन्होंने 1.1 लिखा ना, लगा ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैं गेस कर रहा था कि इस तरह से होगा क्या। तो आपको ये क्वाड्रेटिक हो गया ना, तो क्या ही है, कर लो ना सॉल्व। सो इसमें है कि जस्ट मान लो λ1 सबको से लैम्डा है, तो ऐसा क्या हो गया इसमें, है ना, λ2 इज 9 माइनस λ1। तो λ1 तुम्हें चाहिए ना, तुम λ2 को रिप्लेस करो। सो यहाँ से आ गया लैम्डा सर इन, एक फार्मूला होता है उसको लगा सकते हैं। तो लगाइए। उसको λ1 माइनस λ2 इज इक्वल टू अंडर रूट में λ1 प्लस λ2 को होल स्क्वायर माइनस 4 λ1 λ2। हाँ वो भी कर सकते हो, बात बराबर है। तो उससे प्लस माइनस आ जाएगा, हाँ ठीक हाँ है। सर, वहाँ से आसानी से हो जाएगा। कोई भी तरीके से कर लो यार, उसमें तुम जो कह रहे हो कि x + y का होल स्क्वायर जो होता है ना, वही बात है। a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो a + b के होल स्क्वायर से कितना डिफर करेगा, तो -4 λ1 λ2, ठीक है। सो
अब इसमें तुमको इसका यूज करना चाहिए, भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया ये? 54, 81 माइनस 54, 27. ये आपका 27 आ गया। अब क्या है आपके पास कि लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 कैन बी प्लस माइनस रूट 27 लाइक दिस। अब यहाँ पे लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 जो है दिस इज 9, तो आप इसको ऐड करोगे। सो जो 2 लैम्डा 1 है दैट विल ऐड कर रहा हूँ मैं। सो 9 प्लस माइनस रूट 27 कोई एक होगा। सो लैम्डा 1 इज 1/2 9 प्लस माइनस रूट 27। अब देख लो सो कौन सी वैल्यू आएगी जो है ना, हाफ 9 प्लस रूट 27 है, एक है हाफ 9 रूट 27 कितना होगा 3√3 टाइप का। तो कैलकुलेटर से देख लो, अब तो क्या है इन दोनों से एक चूज कर लो, हो गया आंसर। अंडर रूट 27 की वैल्यू 5.0, 5.0 समथिंग। 5.20. अच्छा 5.2 अराउंड, तो ऐड कर लो और यहाँ आ जाएगा। सेकंड वाला ठीक है ना, ये कितना आ रहा है, ये 2.1 आ रहा है। 1.901 है. कैलकुलेशन ठीक है ना, चेक कर लो एक बार कैलकुलेटर, तुम जैसे भी करो 1.901 तो देख लो इस तरह से कुछ आ रहा है क्या, और कैलकुलेटर से निकाल लो। ठीक है, यहाँ तो जैम में कैलकुलेटर भी अलाउड रहता है, स्क्रीन पे है, तुम फाइंड करो आ जाएगा। कैलकुलेशन अगर सीख किया तो आंसर सही है, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए करना क्या है, कैलकुलेशन तुम्हें आते ही है। ठीक है ना, तो ये बस था, दो इक्वेशंस दिए थे वैल्यू फाइंड करने के लिए, दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन से लैम्डा लैम्डा हो गया। नेक्स्ट बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 8. 8 में क्या x1 x2 xn सीक्वेंस ऑफ i रैंडम वेरिएबल्स है विथ मीन 2। अच्छा yn है 1/n² n+2 होल स्क्वायर, समेशन है i स्क्वायर xi, है ना। तो आपसे कह रहा है कि दिस कन्वर्जेस टू c विथ प्रोबेबिलिटी 1। अच्छा देन c इज इक्वल टू, ओके ये तो मैंने डाला है विथ प्रोबेबिलिटी 1 जो एक्चुअली एनीवे तुम कन्वर्जेंस में प्रोबेबिलिटी लगा दो। ये विथ प्रोबेबिलिटी 1 जो लिखा रहता है उसको ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस बोलते हैं, जो कि गेट में एग्जाम में नहीं है। तो क्या बोला, yn कन्वर्जेस टू c विथ प्रोबेबिलिटी 1, हालांकि ये जो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है वो स्ट्रॉन्गर है। So that implies convergence and distribution, convergence and probability that implies convergence and distribution. तो convergence and probability लगा के देख लो उससे आएगा क्या। So what I'm saying कि जैसे क्या होता है, xn converges almost surely to some constant k, that implies xn converges in probability to k and that implies xn converges in distribution to k। तब अगर xn जो भी है तो ये एक रिजल्ट होता है। तो अभी जो कि यहाँ ऐसा लिखा विथ प्रोबेबिलिटी 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है विथ प्रोबेबिलिटी 1 का। सो तुम ये यूज करके देखो उससे आंसर आएगा क्या। तो क्या करना है आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या है, जो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर इसमें हेल्प करता है। एक्चुअली ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस के लिए आपको पता होगा कि यहाँ जो थ्योरम का नाम है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, यहाँ नाम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, क्योंकि ये थोड़ा वीकर कंडीशन है, ये स्ट्रॉन्गर कंडीशन है ना। यहाँ आता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इसके वजह से सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, इसकी वजह से वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर है। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगा लेते हैं। सो इसमें क्या होगा कि दिस कन्वर्जेस, तो इसका मीन लेना है आपको, क्या करना है, yn converges to what, it's जो सैंपल मीन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मीन, तो इसका एक्सपेक्टेशन ही निकाल लोगे तुम लोग। तुम्हें ईच xi का मीन पता है 2 है, तो ये yn का मीन निकालो, वही आंसर है। yn का मीन निकलेगा क्या देता है, हाँ सर हो जाएगा। मैं सर जस्ट वही मीन यहाँ पर दिया था, मैं मीन नहीं पुट कर रहा था। हो जाएगा तो सर। yn का मीन निकालिए आ जाएगा, क्योंकि x1 i क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर समेशन n into n plus 1 या सर प्लस। उसका फार्मूला लग गया टोटल। नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर सर 10. ये भी उसका सिमिलर एक क्वेश्चन पहले था कि सर मतलब सर उस चीज को ऐसे ही बता दीजिए, मैं करने के लिए उसमें इस प्रोसेस में समझ में नहीं आ रहा है। न्यूमरेटर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा न्यूमरेटर का,
इसमें सर काई स्क्वायर 3 काई स्क्वायर 4 ऊपर बना काई स्क्वायर हाँ 4 ऊपर बनाते रहे, काई स्क्वायर 3 नीचे हो जा रहा है। तो काई स्क्वायर का रेशियो किस में कन्वर्ट होता है? एफ में। अभी तो किए थे हम। एफ में, हाँ सर, हाँ सर ये हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके एफ में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ का मीन निकाल। अभी एक क्वेश्चन ऊपर किया था उससे ऐसा ही है। हाँ हाँ जी, और कोई डाउट है किसी को? पर वो भेजा था ना व्हाट्सएप अच्छा। पे। मैंने ट्राई नहीं किया, इस टेस्ट का सर नहीं है ना इसमें वो? एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा वो भी किसी टेस्ट का ही होगा ना, उस दिन तो मैं देख लूंगा एक बारी, अभी तत्काल देख लेता हूँ फिर भी ट्राई करके। तो हाँ लास्ट क्या बोल रहे हैं? ये वाला लास्ट क्वेश्चन। अरे बोलो भाई, डाउट है या हो गया खत्म इसका? हाँ सर लास्ट वाला। सपोज रैंडम वेरिएबल x हैज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिस, ये CDF है। फिर ABC आर रियल कांस्टेंट, y बराबर cos x है, देन प्रोबेबिलिटी y मोर देन हाफ। सो ये देखो ना, y मोर देन हाफ, cos की वैल्यू हाफ से ज्यादा कब होगी? cos का ग्राफ बनाओ। अब ABCD निकालने के लिए पहले तुम्हें वो CDF का डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस का ही CDF होगा। अच्छा जंप भी हो सकता है, 1/4 है बीच में, तो हाँ तो वो यूज कर लो, राइट कॉन्टिन्यूटी जो CDF की डेफिनेशन यूज कर लो, तो उससे ABCD आ सकता है कुछ रिलेशन। और यहाँ पे क्या बोला है, y मोर देन हाफ है, तो cos x मोर देन हाफ है। तो देखो cos की वैल्यू हाफ से ज्यादा कब होगी? cos का ग्राफ बना लो ना। तो cos का जब तुम ग्राफ बनाओगे, तुम्हारा यहाँ सपोर्ट क्या होता है, इसमें कितना लिया हुआ है सपोर्ट? 0 से 2 पाई, 2 पाई से ज्यादा ये है, तो ये तो 1 होना चाहिए एट द एंड। एंड नहीं है, ठीक है, अभी रहने दो जो भी है। सो कहाँ तक जाओगे? cos 0 1 होता है ना, इसका ग्राफ है ना इसका। सो यहाँ पे आपका 0 है, cos 90 0, cos पाई -1 है ना, और ये 3 पाई/2 0, फिर 2 पाई/1, -पाई/2 -पाई -3 पाई/2, और ये -2 पाई। ठीक है यहाँ तक? तो अब आपको बोल रहा है कि cos x की वैल्यू हाफ से ज्यादा हो, तो हाफ मान लो यहाँ पे है, तो ग्राफ बना लो लाइन y बराबर हाफ। ठीक है, अब बताओ, देखो कहाँ कहाँ इंटरवल 0 से 2 पाई में कंसिडर कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ वो x की वैल्यू है जो हाफ से ज्यादा है, वो इंटरवल क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये वाला, और क्या है ये वाला। सो ये पार्ट हो गया, ये ना हाफ, जिसमें ग्राफ हाफ से ऊपर, लाइन से ऊपर जा रहा है। कॉस का ग्राफ y बराबर हाफ का ग्राफ बना है ना, ये उससे ऊपर जा रहा हो, तो ये पार्ट है। सो यहाँ से देखो ये क्या है, तो ये हाफ, देखो हाफ के होने पे क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे इंटरवल, और ये है। अब इंटरवल निकाल पाओगे? तो कॉस की वैल्यू हाफ कब कब होती है ये बताओ, cos x की वैल्यू हाफ कब कब होगी? 0 से 2 पाई में दो जगह दो आंसर तो आएगा कम से कम। कौन से दो एंगल है वो? अच्छा मैं 0 से स्टार्ट, में नेगेटिव साइड क्यों गया मैं? राइट साइड लेना ना, यहाँ नेगेटिव साइड तो है नहीं, मास पॉजिटिव साइड ही है, 0 से नीचे तो है नहीं। क्या है, <0 भी दे रखा है इन्होंने कुछ, a+b⁴x। एक तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा ग्राफ, जो भी वैल्यू तुम निकाली यहाँ वैल्यू लिख लो एक का क्या है, फिर उससे मिल जाएगा। बाकी रह गया CDF में ABCD तो निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज आंसर कैसे आएगा? तो ABCD निकालने के लिए आपको सर
हम्म। सर कॉस का इनवर्स लेके फाइंड करेंगे तो अप्रोच रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, कॉस इनवर्स में प्रॉब्लम ये है। अच्छा, आप ये कर रहे हो, कॉस इनवर्स हाफ कर दिया आपने, है ना? Yes, sir. मतलब y की जगह आपने cos x डाल दिया, तो cos x आपने डालने के लिए कुछ आंसर मिस भी तो हो सकता है, तो डिपेंड करता है सपोर्ट क्या है। रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि cos इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या, वैसे आप शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे क्या है ना, मान लीजिए कहीं है कि x मोर देन समथिंग, मान लो y, तो आप fx मोर देन fy तभी कर सकते हैं जब आपको ये पता है कि f इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे अब हम कर रहे हैं कि मान लीजिए मुझे है cos x मोर देन हाफ, तो इसको मैं x मोर देन cos इनवर्स हाफ कब लिख पाऊंगा, जब मुझे पता है cos उस इंटरवल में जिस पे डिफाइंड है यहाँ पे उसमें इंक्रीजिंग है, अगर डिक्रीजिंग हुआ तो उल्टा हो जाएगा। तो cos फंक्शन है ना, जैसे cos फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। आप देखिए यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो यहाँ अगर 0 से π/2 में अगर वैल्यू है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो आई थिंक उससे गलत होगा, हाँ। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप ऐसा अगर कर रहे हो, कोई फंक्शन ऑपरेट कर रहे हो, तो वो फिर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तभी ऐसा कर पाएंगे। तो फिर देखो उसके लिए क्या आंसर आएगा, पहले तो एबीसीडी निकालने पड़ेंगे यहाँ पे ना। तो क्या होता है राइट इससे कॉन्टिन्यूअस नॉन। आंसर सेम आ रहा है 0.75। अच्छा, तो आपने कैसे किया, पहले तो एबीसीडी फाइंड किया होगा आपने, जीरो पे वैल्यू कितनी। सर नहीं, डायरेक्ट कॉस इनवर्स लेकर। अच्छा, तो वाई आपका आ गया एक्स मोर देन कॉस इनवर्स हाफ, आपने क्या कंसिडर किया है, साइन कितना। सर एक्स ग्रेटर देन π/3 ना। हाँ, मतलब साइन 31/2 कॉस 60, तो π/3, हाँ। तो तो 1 cos- माइनस CDF एट π/3, यही कर रहे हो आप। ओके, तो बिना उसको फाइंड किया आपने कर लिया, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तो उससे आंसर आ जाना चाहिए। मतलब मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हो कि लाइक वाई गलत है मोर, सर ये क्वेश्चन, इसमें कुछ ना कुछ कुछ गड़बड़ है। कुछ प्रॉब्लम है। मतलब ऐसे आपने जो बनाया होगा उसने भी इसी लॉजिक से बनाया होगा। ये क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया, मैंने उसमें 40 क्वेश्चन मेरे थे। सो इसमें थोड़ा, क्योंकि मुझे अगर याद होता, अगर मैंने बनाया तो मुझे एटलीस्ट याद होता कि मैंने किस कॉन्सेप्ट बनाए। सो इसमें क्या है कि यहाँ जो बनाने का वाला यही इंटेंशन है जो आप कह रहे हो, सॉल्व कर रहे हो क्रिएटिविटी। सो इसमें क्या है कि जैसे उन्होंने बनाया कि वाई मोर देन हाफ, तो उसका इंटेंशन भी यही है कुछ कि cos x मोर देन, है ना, हाफ। तो यहाँ से क्या कर रहा है कि x मोर देन cos इनवर्स हाफ। लेकिन हमें पूरा सपोर्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऐसा आप इसको कब लिख पाएंगे जब आपको पता हो कि cos उस x के लिए इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से अब cos इनवर्स हाफ आपने जैसे लिख दिया कि पाई बाई साइन 30 cos 60, है ना, π/3। तो 1 माइनस CDF ऑफ x एट π/3, और CDF π/3 पे 1/4 दे रखा है, तो 3/4 आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये क्या इसको हम ऐसा लिख पाएंगे, क्वेश्चन ये है। सो यहाँ आप देखेंगे ग्राफ, जैसे x मोर देन हाफ है तो हमने मोर देन हाफ लिया, तो हमने सो एक तो आपको ये मिला ना, आपने क्या लिया, x मोर देन ले लिया π/3, बट ये है आपका π/3, है ना। लेकिन आप चेक करो, cos जैसे हम मोर देन 60 बोल रहे हैं कि 1 से ज्यादा होगा, लेकिन आप cos 30 निकालो, ये √3/2 हो जाएगा ना, जो कि 1/2 से, ठीक है, ये क्या है, मतलब यहाँ आप ये कह रहे हैं ना कि x जब π/6 से ज्यादा है तब वैल्यू 1/2 से ज्यादा होगी, बट यहाँ तो उल्टा हो गया, ये 1/2 से ज्यादा है, लेकिन जो आपका π/6 है वो क्या है, कम है π/3 से, क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट में डिक्रीजिंग फंक्शन है cos, तो यहाँ उल्टा करना पड़ेगा। सो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वो सही कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन में मिस्टेक है, जिसने बनाया उसने ऐसा कर दिया, बट समथिंग इज मिस्टेक। सो ये क्वेश्चन में गलती है, बनाने का इंटेंशन ज्यादा निकालेंगे तो ट्राई कर सकें ना, जो CDF की प्रॉपर्टी लगाएंगे, राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, तो 0 पे कॉन्टिन्यूअस करने के लिए फिर आप a + b 4/4 हो जाएगा कुछ इस तरह से, 2 पाई रखेंगे आप, t⁻²π। प्रॉब्लम हो गया, आई थिंक उसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ, ये अभिनव ने ऐड किया है तो सर यहाँ पे जी। कांस्टेंट जो CD है उसका वैल्यू कैसे निकलेगा? हाँ, वो एक्चुअली जैसे हमारे पास ABCD 4 वैल्यू है, तो हम ट्राई करेंगे। एक तो पहले लिखा है सपोज दैट रैंडम वेरिएबल x हैज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो उसने ये भी क्लियर नहीं किया, कॉन्टिन्यूअस होता तो हम कॉन्टिन्यूअस कर देते। तो अभी क्या राइट कॉन्टिन्यूअस से बना ही रखा है, नॉन डिक्रीजिंग,
तो 0 अगर आप रखेंगे a प्लस बी है, एंड ठीक है 0 आप रखेंगे मतलब a प्लस बी जो है 1/4 से कम होगा, और 2 पाई e की पावर माइनस 2 पाई, मतलब वैल्यूज निकालना डिफिकल्ट है यहाँ पे क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या मिक्स्ड है, मतलब ऐसे कुछ नहीं तो मिक्स मान के चलेंगे सीरीएफ को। लेकिन इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी, कुछ मिस्टेक है, उसको बोल देता हूँ देख लेगा एक बार। ओके तो ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक है, प्रॉब्लम है इसमें, बोल दिया देख लेगा, नेक्स्ट टेस्ट जब भी होगा उसमें करेक्ट कर देंगे। तो अभी एक क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे टाइम खत्म ही हो रहा है तो अब ज्वाइन नहीं करना, अभी 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट खत्म हो जाएगा। तो ये अभी नेक्स्ट टेस्ट का ही क्वेश्चन है ना, किसी न किसी टेस्ट का, तो वो टेस्ट डिस्कस करेंगे तो उसके पहले मैं एक बार देख लूंगा। तो तत्काल फिर भी देख लेते हैं क्या इसमें था कि ये क्वेश्चन आप लोगों के डाउट थे ना, कि इसमें ये बोल रहा है कि y1 जो है आपका काई स्क्वायर है n डिग्री ऑफ फ्रीडम, और y2 भी आपका है काई स्क्वायर n डिग्री ऑफ फ्रीडम, और z जो है वो है रूट n टाइम y1 माइनस y2 अपॉन 2 टाइम रूट y1 इंटू y2, है ना। एक तो ये है, तो पूछ रहा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। तो t डिस्ट्रीब्यूशन विथ n/2 n+1 n या f। तो ऐसा कुछ रूल तो हमने नहीं पढ़ा कि सम काई स्क्वायर का जो होगा इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर है, ये भी इंडिपेंडेंट तो है, तो सम हमने पढ़ा है कि वो काई स्क्वायर होगा, बट डिफरेंस का कोई ऐसा रूल नहीं है, प्रोडक्ट का भी ऐसा रूल नहीं है। सर सेपरेट कर देंगे दोनों चलिए ठीक फ्रैक्शंस है, को। तो इसको क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए आपका आ गया कि y1 अपॉन रूट अंडर y1 इंटू y2, ओके तो कैंसिल हो जाएगा रूट एक से, मैं वही रूट n/2 बाहर रखता हूँ, एंड यहाँ से आपका आ गया रूट अंडर y1 इंटू y2, ठीक है यहाँ तक। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपके पास आया रूट अंडर n/2 अभी रखा हुआ है, सो ये एक रूट से कैंसिल हो जाता है, ये ऐसा कुछ बन गया रूट y1 अपॉन y2, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप, रूट y2 अपॉन y1। चेक कीजिए, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, सो है ना वो करके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम n है ना, तो ये कितना हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो निकाल सकते हैं आप, f n n, और इस